गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? ओके, ठीक है। अच्छा, जैसे कि आपको पता ही है, हमने वीक 3 स्टार्ट करा हुआ है जनवरी का करंट अफेयर का, और उसमें हमने 12 क्वेश्चन कल कंप्लीट कर दिए थे। कुछ क्वेश्चन हमने वीक 2 में कर लिए थे, वीक 3 के, और आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जितने भी आपके रह गए हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 13। Who developed the third generation anti-tank guided missile ATGM नाग MK2? जो आपकी थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसका नाम है नाग MK2, उसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? इसरो, डीआरडीओ, बेल एंड HAL। तो उससे तैयार किया गया है आपके डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डीआरडीओ के द्वारा इसको क्या किया गया है? तैयार किया गया है। देखो, एक चीज आप थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हो। 1 जनवरी को होता है डीआरडीओ डे, और आपने जनवरी के ही मंथ में डीआरडीओ की काफी सारी न्यूज पढ़ ली है। The Defense Research and Development Organization announced that the indigenous developed third generation fire and forget anti-tank guided missile ATGM Nag MK2 and the entire system was ready for induction into the army। एक तो आपने इस गाइड का, जो ये आपकी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, उसका नाम याद रखना है नाग MK2। एंटी टैंक का मतलब कि आपको पता है कि जब वॉर होता है तो वहां पे टैंक्स का यूज किया जाता है। तो बस ये ऐसी मिसाइल होगी, अगर मान लो सामने से किसी भी दुश्मन कंट्री का, चाइना का, पाकिस्तान का, क्या होता है, वहां से कोई भी टैंक आता है तो हम वहां से अपनी मिसाइल छोड़ेंगे एंटी टैंक, उस टैंक को ये उड़ा देगी। नाम क्या है? नाग MK2। और इसका पूरा सिस्टम तैयार कर लिया गया है और इसे अब आर्मी के अंदर इंड्यूस किया जाएगा। नाग मिसाइल्स have minimum range of 500 meters and maximum range of 7 to 10 किलोमीटर। ये भी आपको पता होना चाहिए। मिनिमम रेंज रहेगी इसकी 500 मीटर और मैक्सिमम रेंज रहेगी इसकी 7 to 10 किलोमीटर। तो 7 से 10 किलोमीटर तक ये क्या कर सकती है? अटैक कर सकती है। और कम से कम रेंज कितनी है इसकी? 500 मीटर। फील्ड इवेल्यूशन ट्रायल्स ऑफ नाग MK2 वर सक्सेसफुली कंडक्टेड रिसेंटली एट पोखरण फील्ड रेंज। और जो फील्ड इवेल्यूशन ट्रायल जो किए गए इसके वो कहाँ किए गए? आपके पोखरण फील्ड रेंज के अंदर। अब पोखरण से आपको चीजें को रिलेट करनी है। पोखरण में आपको पता है हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर टेस्ट किए गए थे 2। एक कब किया गया था आपका? एक किया गया था 1974 में और दूसरा किया गया था आपका 1998 के अंदर। नाग मिसाइल कैरियर वर्जन 2 वाज आल्सो फील्ड इवेल्युएटेड। तो साथ में ही एक कैरियर वर्जन 2 भी इसमें इवेल्युएट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the conservation status of the Indian pangolin as per the IUCN Red List? जो आपके इंडियन पैंगोलिन है उसका आपको बताना है IUCN के अकॉर्डिंग, जो आपका रेड लिस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग उसको कौन सा स्टेटस दिया गया है। तो उसे दिया गया है कंजर्वेशन स्टेटस कौन सा आपका? वल्नरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड या नियर थ्रेटेंड। तो वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है? आपका एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आता है। देखिए, हमने बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज पढ़ी हैं अभी बीते जितने भी मंथ का हमने सीए किया है, तो उसमें हमने बहुत से डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज की हैं। तो आपको सबकी कैटेगरी याद रखनी है कि किसको कौन सी कैटेगरी के अंदर डाला गया है। तो अब आपके पास नया आ चुका है इंडियन पैंगोलिन और इसे डाला गया है आपके एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर। अब ये न्यूज में क्यों था? डिस्कवरी ऑफ न्यू इंडोवर्मिस पैंगोलिन स्पीशीज। तो एक नए इंडोवर्मिस पैंगोलिन स्पीशीज की डिस्कवरी की गई है। तो कुछ इस तरह का होता है आपका पैंगोलिन। Scientists of the Zoological Survey of India have identified a new species of Indo-Burmese pangolin, Manis indovermanica, that diverged from the Chinese pangolin Manis pentadactyla approximately 3.4 million years ago। जो हमारे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट हैं उन्होंने आइडेंटिफाई की एक नई स्पीशीज। और इस नई स्पीशीज कहाँ पे देखी गई है आपकी? ये देखी गई है इंडोवर्मिस एरिया में। तो इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ा आपका? इंडोवर्मिस पैंगोलिन। और इसका साइंटिफिक नेम है मैनिस इंडोवर्मैनिका, जो कि डाइवर्ज है आपकी फ्रॉम द चाइनीज पैंगोलिन। तो चाइनीज पैंगोलिन का साइंटिफिक नेम क्या होता है आपका? मैनिस पेंटाडेक्टाइला, अप्रोक्सीमेटली 3.4 मिलियन ईयर्स अगो। इतना पुराना है आपका चाइनीज पैंगोलिन। The development of the species was likely influenced by dramatic geoclimatic changes in the Indo-Burma region।
Its current distribution spans part of Arunachal Pradesh, Assam, possibly extend to Nepal, Bhutan and Myanmar. तो इसका करंट डिस्ट्रीब्यूशन देखा जा रहा है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, असम के अंदर, और पॉसिबली है कि ये एक्सटेंड हो रहा है आपका नेपाल, भूटान और म्यांमार वाले रीजन के अंदर। इंडो वर्मा, वर्मा आपका होता है कहाँ पे, म्यांमार वाला रीजन, और इंडो मतलब इंडिया वाला रीजन हो गया आपका। Pangolins are among the most trafficked wild mammals globally। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी इसको एंडेंजर कैटेगरी के अंदर डाला गया है। ये इसकी बहुत ज्यादा ट्रैफिकिंग होती है, मतलब बहुत ज्यादा इसको क्या होता है, व्यापार किया जाता है। और आपको इसके जो स्केल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देख सकते हो इसकी बॉडी के ऊपर ना आपको स्केल्स देखने को मिलेंगे, ये देखिए। इंडिया इज होम टू 2 स्पीशीज। भारत के अंदर पैंगोलिन की 2 स्पीशीज देखने को मिलती है। एक है इंडियन पैंगोलिन और दूसरा देखने को मिलता है आपका चाइनीज पैंगोलिन। तो ये देख सकते हो बहुत ही सुंदर सी पिक्चर है, ये है आपका इंडियन पैंगोलिन। इनकी बॉडी के ऊपर कैसे स्केल्स होते हैं और ये बहुत कॉस्टली होते हैं, तभी इनकी क्या होती है, ट्रैफिकिंग की जाती है। और ये है आपका चाइनीज पैंगोलिन। बिहार, वेस्ट बंगाल और असम दोनों तरह की स्पीशीज देखने को मिलती है स्टेट में। मतलब कि इंडिया के 3 स्टेट ऐसे हैं, एक आपका हो गया असम, और एक हो गया वेस्ट बंगाल, और थर्ड हो गया आपका बिहार। इनके अंदर आपको दोनों तरह की जो स्पीशीज हैं, इंडियन और चाइनीज, दोनों पैंगोलिन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड वर्ल्ड पैंगोलिन डे भी हम लोग मनाते हैं हर साल। कब मनाते हैं हम? 18 फरवरी को। तो 18 फरवरी को हर साल हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड पैंगोलिन डे। कंजर्वेशन स्टेटस, द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ दिस स्पीशीज रेंजेस फ्रॉम एंडेंजर्ड टू क्रिटिकली एंडेंजर्ड। देखिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है। अगर आपसे क्वेश्चन में किसकी पूछी गई थी, इंडियन पैंगोलिन की पूछी गई थी, तो इंडियन पैंगोलिन आपका आता है एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर, उसे मिला है कंजर्वेशन स्टेटस एंडेंजर्ड कैटेगरी का। और अगर पूछा जाएगा आपसे चाइनीज पैंगोलिन, तो उसे मिला गया सी से चाइनीज, सी से क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो ऐसे आप याद कर सकते हो इसको। ये ध्यान रखना कि आपसे इंडियन पैंगोलिन पूछा जा रहा है या चाइनीज पैंगोलिन पूछा जा रहा है। Trade of pangolins is banned under the Convention on International Trade in Endangered Species। मतलब इसे साइट्स के अंदर भी दर्जा दिया गया है। एंड दे आर लिस्टेड इन अपेंडिक्स 1 of the IUCN Red List, indicating they are threatened with extinction। It means इसे साइट्स के अंदर भी आपको क्या किया गया, इसको इंक्लूड किया गया है। अपेंडिक्स 1 और IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर भी अपेंडिक्स 1 के अंदर ही है। मतलब कि अगर आप पैंगोलिन का व्यापार करते पकड़े गए तो आपको बहुत ही ज्यादा खतरनाक से खतरनाक सजा मिलेगी, साथ में फाइन भी लगेगा। और तभी ये इंडिकेट की गई है कि बहुत खतरे में है, ये बहुत तेजी के साथ इनका एक्सटिंक्शन हो रहा है। लोग इसका क्या करते हैं, बहुत इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसका ट्रेड करते हैं। Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972 prohibiting exploitation। और आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, बहुत बार पूछा जाता है ये। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था आपका 1972 के अंदर। और उसमें भी ये कौन से अंदर किसके अंदर डाला गया है, शेड्यूल नंबर 1। जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, जिनके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट सजाएं होती हैं, वो शेड्यूल 1 के अंदर डाली गई होती हैं। तो ताकि इनका शोषण ना हो, इसके लिए इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर शेड्यूल 1 में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्मी डे इन इंडिया। आपको पता है आर्मी डे कब होता है? 15 जनवरी को होता है। तो 15 जनवरी इज कमेमोरेटेड एज आर्मी डे टू मार्क द डे जनरल KM करियप्पा became the first Indian commander in chief of the Indian Army। तो 15 जनवरी को क्या हम कमेमोरेट करते हैं आर्मी डे को? क्यों करते हैं? बोलते कि जो हमारे जो जनरल KM करियप्पा थे वो फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ बने थे इंडियन आर्मी की। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है आपकी। सेकेंड स्टेटमेंट, इन 2025 द 77th इंडियन आर्मी डे परेड विल बी हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन पुणे। और 2025 के अंदर जो 77th नंबर की जो इंडियन आर्मी डे परेड हुई है वो आपकी फर्स्ट टाइम पुणे में हुई है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है आपकी। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों ही करेक्ट है। तो ऑप्शन सी है आपका इसका राइट आंसर। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ, हमने एक और डे भी पढ़ा था आपका 15 जनवरी को होता है, और हमने पिछले कल जो हमारी क्लास हुई थी उसी में हमने देखा था। और मैंने कहा था आपको कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि यहां से क्वेश्चन आएगा। 15 जनवरी 1875 को वो फॉर्म हुआ था। बताइए वो क्या था? जो यूट्यूब पे देखेंगे
वो साथ साथ में यूट्यूब पे जब भी देखेंगे वो कमेंट सेक्शन में इनका आंसर देंगे। आप लोग मुझे अभी बताइए कमेंट सेक्शन में। बताइए। IMD, ठीक है। तो कौन था आपका? IMD। तो IMD का फॉर्म हुआ आपका 15 जनवरी 1875 को। 15 January 2024, 77th Indian Army Day, to remember the occasion when General KM Cariappa, जो कि आपके लेटर फील्ड मार्शल रहे हैं, took over the command of the Indian Army from the General Sir Francis Butcher, the last British commander-in-chief in 1949, and became the first Indian commander-in-chief of independent India। यहाँ से आपका स्टैट पार्ट भी बन रहा है, आपको ध्यान से पढ़ना है। हमारे भारत के अंदर जो ये फील्ड मार्शल वाली पोस्ट होती है, काफी हाईएस्ट पोस्ट होती है, और अभी तक ये सिर्फ 2 इंडियन इस पोस्ट पे रहे हैं। एक हैं आपके जनरल KM करियप्पा जी रहे हैं, और दूसरे हैं आपके उनके ऊपर ना मूवी भी बनी है, सैम मानेकशॉ, जिनको हम सैम बहादुर नाम से एक मूवी भी बनी है उनकी, जो विकी कौशल है उन्होंने उसमें रोल प्ले किया है सैम बहादुर का। तो 2 ही इंसान हैं जिन्हें फील्ड मार्शल की पोस्ट मिली थी। और जो लास्ट फील्ड मार्शल रहे हैं आपके एक ब्रिटिशर, वो कौन थे? वो थे जनरल सर फ्रांसिस बुचर। तो ये रहे हैं लास्ट। और फर्स्ट कौन बने थे इंडियन आपके? तो वो बने थे आपके जनरल KM करियप्पा। तो फर्स्ट कमांडर इन चीफ कौन बने थे आपके? इंडियन, एक आजाद भारत के, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद जब फर्स्ट कोई कमांडर इन चीफ बने थे कोई इंडियन, तो वो थे आपके KM करियप्पा जी। और लास्ट कमांडर इन चीफ कौन रहे आपके? एक ब्रिटिश, वो रहे आपके जनरल सर फ्रांसिस बुचर। Pune is set to host the 77th Indian Army Day Parade for the first time on 15th of January 2025। तो आप सोचोगे कि पुणे क्यों, मतलब फर्स्ट टाइम? इन एक्चुअल ये ट्रेडिशनली हर बार दिल्ली के अंदर होती थी, लेकिन अभी कुछ टाइम से ये अलग अलग जगह पे हो रही है, तो इसलिए पुणे में ये फर्स्ट टाइम हुई। और कौन से नंबर का इंडियन आर्मी डे था हमारा? अभी 77th नंबर का। तो वहां पे इसकी पूरी परेड हुई 15th ऑफ जनवरी 2025 को। कहाँ पे? पुणे के अंदर। ट्रेडिशनली ये दिल्ली के अंदर होती थी। द परेड बिगेन रोटेटिंग टू डिफरेंट सिटीज इन 2023। 2023 के अंदर बोला गया अब इसे ना अलग अलग शहरों में करेंगे हम। दिल्ली के अंदर क्या क्या करोगे आप? तो 2023 में इसे स्टार्ट किया गया पहले बेंगलुरु में, 2024 में ये लखनऊ में हुई, और 2025 की आपकी पुणे के अंदर। तो आपने तीनों याद रखनी है, 23 में बेंगलुरु, 24 में लखनऊ एंड 25 में पुणे। General KM Cariappa was one of the only 2 Indian Army leaders to be appointed to the position of Field Marshal। तो सिर्फ 2 ही इंसान थे हमारे जिन्हें आपका फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई थी, इस पोजीशन पे जो अपॉइंट हुए थे। एक थी जनरल KM करियप्पा एंड द सेकंड थे आपके सैम मानेकशॉ, was the first field marshal of the Indian Army and was promoted on 1st of January 1973। The second was कोंडेरा एम करियप्पा, मतलब फुल पूरा नाम है इनका कोडेंडेरा एम करियप्पा, KM करियप्पा जिनको हम इन शॉर्ट बोलते हैं, हु वाज प्रमोटेड टू द रैंक ऑन 15th ऑफ जनवरी 1986। तो फर्स्ट कौन थे? देखो यहाँ से आपका स्टैट बन रहा है कि फर्स्ट फील्ड मार्शल कौन कौन थे हमारे इंडियन आर्मी की? तो वो थे सैम मानेकशॉ। और जो सेकंड बने आपके वो बने आपके KM करियप्पा, वो बने थे 1986 के अंदर। और जो आपके फर्स्ट वो कब बने, वो कौन बने थे आपके? सैम मानेकशॉ बने थे, कब बने थे? 1973 में। इनका अपने ईयर भी याद रखना है। द इंडियन आर्मी इज ड्रिवन बाय मोटो ऑफ सर्विस बिफोर सेल्फ। तो इंडियन आर्मी का जो आपका मोटो हो गया, सर्विस बिफोर सेल्फ, अपने आप से पहले देश की सेवा करनी है। द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज डिक्लेयर 2025 एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछे जाते हैं कि जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने 2025 को क्या बोला गया, किस चीज का साल रहेगा? तो उन्होंने बोला ईयर ऑफ रिफॉर्म। हम क्या करेंगे, जो भी चीजें हैं उसमें हम क्या करेंगे? रिफॉर्म करेंगे। The army is divided into 6 operational commands, field armies, and 1 training command, each under the command of a lieutenant general who has an equal status of the vice chief of army staff, working under the control of army headquarters in New Delhi। Most important। देखो, आपको पता है मेजरली 3 फोर्सेस होती हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। नेवी की मैंने आपको बताई है कि नेवी की कितनी कमांड है हमारी? 3 नेवल कमांड मिलती है आपको। एक मिलती है सदर्न, एक मिलती है आपकी, मैं आपको बना के ही बता देती हूँ। एक यहाँ पे नेवी का ये वाले हेडक्वार्टर है,
एक आपका यहाँ पे, एक यहाँ पे है। ये है आपका वेस्टर्न नेवल कमांड, ये है आपका ईस्टर्न नेवल कमांड और ये है सदर्न नेवल कमांड। इसके हेडक्वार्टर भी मैंने आपको बताए थे, ये है विशाखापट्टनम में और ये है आपका मुंबई के अंदर, और जो सदर्न वाला है ये कहाँ पे आपका कोची के अंदर। उसी तरीके से जो हमारी आर्मी है ये भी डिवाइडेड है, आपकी 6 ऑपरेशनल कमांड है इसके और एक इसका ट्रेनिंग कमांड है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने, 6 इसके ऑपरेशनल कमांड है और एक इसका ट्रेनिंग कमांड है। अगर बात करोगे ना नेवल कमांड की, जो मैंने आपको 3 बताया, इसमें जो ये साउथ वाला है आपका कोची वाला सदर्न नेवल कमांड, ये आपका ट्रेनिंग कमांड है, और वेस्टर्न और जो ईस्टर्न है ये दोनों ही आपके कैसे हैं, ऑपरेशनल कमांड है। द आर्मी इज डिवाइडेड इनटू 6 ऑपरेशनल कमांड, फील्ड आर्मीज एंड 1 ट्रेनिंग कमांड। और सभी का क्या होता है, एक लेफ्टिनेंट जनरल होता है हर एक कमांड का, ऑपरेशनल कमांड का भी, ट्रेनिंग कमांड के भी क्या होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, जिनकी उपाधि जो आपके आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ होते हैं उनके इक्वल होती है। आर्मी के अंदर क्या होंगे, एक होते हैं आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और एक होते हैं आपके वाइस चीफ। तो जितना दर्जा वाइस चीफ का होता है आर्मी स्टाफ के अंदर, उतना ही ये जो आपकी ऑपरेशनल कमांड्स हैं और ट्रेनिंग कमांड है, इनके जो आपके लेफ्टिनेंट जनरल होंगे उनका दर्जा भी उतना ही होता है, इक्वल स्टेटस होता है इनका। और हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, न्यू दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी इज द करंट जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि इंडियन आर्मी जो है उनके अभी प्रेजेंट में कौन है आपके चीफ, तो वो कौन है आपके, वो है आपके जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, भेद देते हैं वो बड़ी बड़ी चीजों को, उन्हें बड़ा ज्ञान है, तो उन्हें बहुत ज्ञान है बड़ी बड़ी चीजों को, वो भेद देते हैं किसमें, आर्मी के अंदर। तो भेद से द्विवेदी, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी। द करंट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर आपको मेन पता है तो आपको वाइस चीफ भी पता होने चाहिए। तो वो है आपके लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य। कौन है, NS राजा सुब्रमण्य। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड व्हेन द सन एंटर्स मकरा, मतलब कि कैप्रिकॉर्न, फ्रॉम द धनु राशि सैगिटेरियस। आपसे बोला जा रहा है कि जो मकर संक्रांति है, ठीक है, हर महीने क्या होती है आपकी संक्रांति होती है, जैन की बात करो, फेब, मार्च, हर महीने एक संक्रांति आती है। तो मकर संक्रांति की बात की जा रही है, जिसको हम 14 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, लोहड़ी के नेक्स्ट डे, जिस दिन हम लोग खिचड़ी भी खाते हैं। तो बोले मकर संक्रांति सेलिब्रेट की जाती है जब आपका सूरज एंटर होता है मकर राशि से, मकर राशि में वो एंटर करेगा, कौन सी राशि से, धनु राशि से शिफ्टिंग होती है आपकी उसकी मकर राशि के अंदर, जिसको हम कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ड्यूरिंग बिहू फेस्टिव फूड्स लाइक पीठा, राइस केक एंड लारूस, ट्रेडिशनल फूड मेड ऑफ राइस, कोकोनट आर प्रिपेयर्ड। अब बिहू फेस्टिवल भी मनाया जाता है इसी दौरान, असम के अंदर बिहू बहुत फेमस फेस्टिवल है। तो बोलते फेस्टिव फूड लाइक, उसमें पीठा बनाया जाता है, पीठा आपका चावल का केक टाइप होता है, एंड लारूस ट्रेडिशनल फूड जो कि आपका चावल और कोकोनट का बनाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है पौष संक्रांति इज सेलिब्रेटेड इन वेस्ट बंगाल। जो पश्चिम बंगाल है वहां पे इसी दौरान पे क्या करते हैं, पौष संक्रांति सेलिब्रेट की जाती है। बिल्कुल ठीक है, पौष संक्रांति कहाँ पे मनाई जाती है आपकी, वेस्ट बंगाल के अंदर। तो तीनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। अब इनके बारे में समझते हैं, यहां से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। संक्रांति, बिहू और पोंगल ये बिल्कुल साथ साथ में चलते हैं। मकर संक्रांति 2025 14 जनवरी को होती है, हर साल हम 14 जनवरी को मनाते हैं। एज द सन मूव्स नॉर्थ ब्रिंगिंग लॉन्गर डेज एंड वार्मर नाइट्स, इंडिया प्रिपेयर्स टू सेलिब्रेट मकर संक्रांति। हम जानते हैं कि जो सन होता है, सन की शिफ्टिंग होती है, और जब ये वाला टाइम आता है उस टाइम सन हमारा नॉर्थ वाली साइड को शिफ्ट होता है। आपको पता है जब हमारे इंडिया में गर्मी होती है उसी दौरान आपके ऑस्ट्रेलिया में ठंड होती है, क्योंकि वहां से सन क्या हो गया, शिफ्ट होके ऊपर की तरफ आ गया होता है। जब बाद में हमारे यहाँ पे क्या होती है आपकी, धीरे धीरे सन क्या करता है आपका, शिफ्ट करता है नीचे की तरफ को, साउथ की तरफ को, और हमारे यहाँ पे पड़ जाती हैं सर्दियां, और आपके ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में क्या हो जाती है वहां पे गर्मियां। एज द सन मूव्स नॉर्थ, जैसे सन मूव करेगा नॉर्थ को, तो वो हमारी कैसे होते हैं, दिन लंबे हो जाते हैं, रातें गर्म हो जाती हैं, तो इंडिया प्रिपेयर करता है टू सेलिब्रेट मकर संक्रांति। एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट होती है एस्ट्रोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चर साइकिल्स की, एंड इट इज ऑब्जर्व थ्रू आउट इंडिया टू वर्शिप लॉर्ड सूर्य।
भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। द सन गॉड व्हेन द सन एंटर्स मकरा कैप्रिकॉर्न फ्रॉम द धनुराशि, धनुराशि को छोड़ के वो मकर संक्रांति है, तभी मकर संक्रांति है। ध्यान रखने कोई भी संक्रांति होती है ना तो समझ जाओ कि आपका उस वाले मतलब राशि में क्या हो रही है, एंट्रेंस हो रही है आपकी। ये हमने पहले भी किया था, अगर आपको याद होगा हमने पहले भी देखा था कि जो आपकी हर महीने जो संक्रांति आती है, माघ संक्रांति, मकर संक्रांति, पौष संक्रांति, तो मतलब कि उस टाइम सूरज एंटर उस राशि में हो रहा है। According to Hindu mythology, Sankranti was a divinity who slew the demon Shankarasur on the day after Makar Sankranti, also known as the Karidin और किंकरात। हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि जो संक्रांति है इसमें क्या है, आपका डिवाइनिटी, जिसमें जो डेवन शंकरासुर थे उनको मारा गया था इस दिन, और इस दिन को आपकी करी दिन या किंकरात के नाम से भी जाना जाता है। सिमिलरली देवी मर्डर द इविल किंकरासुर, जैसे ये माना जाता है कि माँ दुर्गा ने, माँ देवी ने क्या किया था, जो किंकरासुर एविल था आपका, उनका मर्डर किया था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे क्या क्या बोला जाता है। डिफरेंट नेम्स ऑफ संक्रांति फेस्टिवल इन डिफरेंट स्टेट। इन यूपी एंड गुजरात द फेस्टिवल इज नोन एज उत्तरायण एंड खिचड़ी। यूपी और गुजरात के अंदर इसी संक्रांति वाले फेस्टिवल को क्या बोला जाता है, उत्तरायण और खिचड़ी, आपको याद होना चाहिए। उड़ीसा के अंदर मकर चौला, बिहार के अंदर तिल संक्रांत और दही चूड़ा, वहां पे दही चूड़ा भी बनता है, और तिल संक्रांत। केरल के अंदर मकर विलक्कू, याद रखना ये पूछा जाता है, मकर विलक्कू बहुत फेमस है, ये एग्जाम में आता है कि मकर विलक्कू कौन सी स्टेट में मनाया जाता है, तो मकर विलक्कू आपका केरल के अंदर। कर्नाटका के अंदर इसी को बोला जाता है सुगी। तमिलनाडु में इस टाइम बहुत फेमस चलता है आपका पोंगल। महाराष्ट्र और गोवा में चलता है हल्दी कुमकुम और माघी संक्रांत। हिमाचल प्रदेश में हम लोग बोलते हैं माघ साजा, है ना, क्योंकि हम इसको माघ का महीना मानते हैं कि स्टार्ट हो रहा है आपका, तो हम उसमें क्या बोलते हैं, माघ खाने। हमारे बोलते भी है ना कि बेटियां आती हैं अब मायके को माघ खाने, तो माघ मतलब माघ का महीना, माघ साजी, तो हम लोग बोलते हैं माघ साची। वैसे भी साजी वर्ड मतलब कि आपका जो हर महीने आती है संक्रांति, तो हमारी जो पहाड़ी लैंग्वेज होती है, पहाड़ी में बोला जाता है साजा, कि अच्छा साजा कब है, संक्रांति वर्ड नहीं यूज करते, संक्रांति वर्ड यूज करेंगे आपके जो प्लेन एरिया वाली बेल्ट है वहां पे, मतलब कि न्यू हिमाचल में, ओल्ड हिमाचल में वर्ड यूज करते हैं कि आज साजा है, अगला साजा कब आएगा, तो संक्रांति को ही बोला जाता है। इन असम माघ बिहू एंड भोगाली बिहू, तो असम के अंदर बोला जाता है माघ बिहू एंड भोगाली बिहू। बिहू बहुत फेमस है असम का। वेस्ट बंगाल में मनाई जाती है इसी दौरान पौष संक्रांति। तो ये आपको लर्न होना चाहिए, यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये कुछ आपकी यहाँ पे एक फोटो लगी है पोंगल 2025 की, तो आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर से यहाँ पे इन्होंने बैल को डेकोरेट किया हुआ है, क्योंकि पोंगल में होता ही ये है। पोंगल वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट हिंदू फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडिया, स्पेशली इन तमिलनाडु। इसके ऊपर बैन भी लगा था काफी साल पहले, फिर दोबारा से इसे रिस्टार्ट किया गया। द वर्ड पोंगल मीन्स ओवरफ्लो और बॉइलिंग ओवर, तो पोंगल का मतलब होता है ओवरफ्लो या फिर बॉइलिंग ओवर, और साथ में इसे थाई पोंगल के नाम से भी जाना जाता है। और ये 4 दिन का ओकेजन होता है, और थाई महीने में, जो तमिलनाडु के अकॉर्डिंग जो थाई मंथ होता है उसमें इसको ऑब्जर्व करते हैं, जो जनवरी में आ रहा है आपका थाई मंथ। व्हेन क्रॉप्स सच एज राइस आर हार्वेस्टेड एंड पीपल शो देयर ग्रेटिट्यूड टू द अलमाइटी एंड द जेनरसिटी ऑफ द लैंड, तो वो लोग क्या करते हैं, राइस की हार्वेस्टिंग करते हैं, और उस टाइम जो अपना ग्रेटिट्यूड को शो करने के लिए वहां पे क्या मनाते हैं, पोंगल। This year Pongal will start on January 14, 2025 and continue for 4 days. जिस दिन मकर संक्रांति होती है उसी दिन ये पोंगल स्टार्ट होता है और 4 दिन चलता है। Tamilians celebrate the occasion by making traditional designs known as kolam in their homes. और इस दौरान जो तमिल लोग होते हैं आपके तमिलनाडु से, जो साउथ इंडिया में जो तमिलियन होते हैं, वो इस ओकेजन को बड़े धूमधाम के साथ सेलिब्रेट करते हैं, और वो अपने ट्रेडिशनल डिजाइन जैसे कि कोलम अपने होम्स में बनाते हैं, जैसे चूने की ना, सिर्फ वो करते हैं ना आपके क्या बोलते हैं उसको, जैसे हम वो बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं, तो वो कोलम बनाते हैं। एडिशनली द ट्रेडिशनल पोंगल डिश इज मेड फ्रॉम न्यूली हार्वेस्टेड राइस एंड इज फर्दर ऑफर टू द सन गॉड। फिर वो अपने जो ट्रेडिशनल पोंगल डिश बनाते हैं, अपने जो भी उनकी बिल्कुल फ्रेशली उन्होंने नए हार्वेस्टेड किए होते हैं राइस उनसे, और फर्दर वो भगवान सूरज को क्या करते हैं, उसको चढ़ाते हैं। द 4 days ऑफ पोंगल, अब ये भी आपको पता होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट पोंगल होते हैं। फर्स्ट डे ऑफ पोंगल को बोलते हैं भोगी पोंगल, व्हेन पीपल बर्न्स ओल्ड आइटम्स एंड सेलिब्रेट न्यू पोजेशंस, जिसमें लोग क्या करते हैं, पुरानी आइटम्स को जला देते हैं और नए पोजेशन को सेलिब्रेट करते हैं।
दूसरे दिन होता है आपका सूर्य पोंगल पोंगल या फिर थाई पोंगल। द सेकेंड डे ऑफ पोंगल व्हेन पीपल वर्शिप द सन गॉड। नाम से पता लग रहा होगा आपको, सूर्य पोंगल मतलब भगवान सूर्य की पूजा करेंगे, तो सूर्य पोंगल और थाई पोंगल होता है सेकेंड डे। जो थर्ड डे होता है उसे बोलते हैं माटू पोंगल। द थर्ड डे ऑफ पोंगल व्हेन पीपल वर्शिप कैटल। तो उस दिन ये क्या पूजा करते हैं, जो कैटल्स होते हैं इनके, उनकी पूजा करते हैं, माटू पोंगल। लास्ट डे होता है आपका जो फोर्थ डे रहेगा, उस दिन होता है कानुम पोंगल व्हेन पीपल परफॉर्म सॉन्ग्स एंड डांसेस एंड एक्सचेंज गिफ्ट। उसमें लोग क्या कहते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं, अपने जो भी इनके ट्रेडिशनल सॉन्ग्स होते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो होता है कानुम पोंगल। तो आपको चारों ही पता होने चाहिए, भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, माटू पोंगल, कानुम पोंगल। BSMK, BSMK, BSMK ऐसे से बोलते रहोगे तो आपको याद हो जाएगा। बी से भोगी, एस से सूर्य, एम से माटू और के से कानुम पोंगल। थोड़ा सा बिहू के बारे में देख लेते हैं। तो ये आपको जो फोटो दिख रही है, ये आपकी कर रही हैं बिहू, डांस परफॉर्म कर रहे हैं। People celebrate माघ बिहू या भोगाली बिहू, celebration of the harvest season, and बिहू is the main festival of Assam. मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहू कौन से स्टेट का मेन फेस्टिवल है, तो असम का है। अगर आपसे पूछा जाएगा पोंगल, तो पोंगल मेजरली आपका तमिलनाडु का है। और जो बिहू होता है ये सेलिब्रेट किया जाता है 3 times a year, साल में 3 बार, क्योंकि 3 डिफरेंट टाइप के एक्चुअल में ना बिहू होते हैं वहां पे। पहले है रोंगोली पोंगल, सॉरी रंगोली और बुहाग बिहू इज ऑब्जर्व्ड इन अप्रैल। असम इज न्यू ईयर एंड द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग। जो रंगोली या फिर बुहाग बिहू होता है वो मनाया जाता है अप्रैल के अंदर। उसके अकॉर्डिंग असम में वो मानते हैं उनका न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है और ऑफ स्प्रिंग ऑनसेट हो गया है। फिर अक्टूबर के अंदर ये मनाते हैं कुंगाली बिहू या फिर कटी बिहू। कौन सा मनाते हैं, कुंगाली बिहू या कटी बिहू, ये होता है अक्टूबर के अंदर। फिर ये जनवरी के अंदर मनाते हैं भोगाली और माघ बिहू। ये तो आप आइडिया लगा लोगे, माघ बिहू अगर लिखा होगा तो आपको पता लग जाएगा कि जनवरी के मंथ में मनाया जाता है। कुंगाली और कट्टी का याद रखना ये अक्टूबर में होता है, और रंगाली और बुहाग बिहू का याद रखना ये अप्रैल में होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। जो भी आपका आर्ट एंड कल्चर का पार्ट होगा जहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे, वो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके। भोगाली और माघ बिहू ऑब्जर्व्ड ऑन जनवरी, इसको जनवरी के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। फेस्टिवल ऑफ फूड, फेस्टिव फूड, पीठा, पीठा क्या होता है, राइस केक, एंड लारूस ट्रेडिशनल फूड मेड ऑफ राइस एंड कोकोनट आर प्रिपेयर्ड। देखिए आपसे ऐसे भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीठा और लारूस, ये जो आपके 2 फेस्टिव फूड हैं, ये किस में मनाए जाते हैं, तो ये मनाए जाते हैं जब ये बिहू सेलिब्रेट करते हैं उस टाइम। और लारूस क्या है पूछा जा सकता है, तो फूड है, ये एक फेस्टिव फूड है जो किस चीज का बनता है, आपका राइस और कोकोनट का, और पीठा होता है राइस का केक। नेक्स्ट है द दिमासा कछारीज ट्राइब इज नोन टू बी द फेस्टिवल्स फर्स्ट नोन एंसेस्टर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो आपका दिमासा कछारीज है, ये एक ट्राइब है, कहाँ पे पाई जाती है, असम के अंदर पाई जाती है। और माना जाता है कि ये जो बिहू फेस्टिवल है उसके सबसे पहले जो जानने वाले जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर है, वो इन्हीं को माना जाता है, इसी ट्राइब को, मतलब कि ओरिजिन इन्हीं ट्राइब से हुआ है इस फेस्टिवल का। दिमासा कछारीज ट्राइब लर्न करना है आपने ये। रिचुअल, माघ बिहू इज सेलिब्रेटेड ओवर 2 days। जो माघ बिहू है वो सेलिब्रेट होता है आपका ओवर 2 days, एंड द फर्स्ट डे इज नोन एज उरुका और बिहू ईव। जो फर्स्ट डे होता है उसमें क्या होता है, उरुका और बिहू ईव, एंड जो दूसरा दिन होता है उस दिन क्या होता है, मीजी, बोन फायर, उसमें बोन फायर जलाते हैं। ये इज बर्न्ड व्हेन पीपल सिंगिंग बिहू सॉन्ग्स, बीटिंग ढोल एंड सेलिब्रेटिंग विद देयर लव्ड वंस। वो क्या करेंगे, सॉन्ग बजाएंगे, बिहू सॉन्ग बजाएंगे, ढोल नगाड़े बजाएंगे और अपने लव्ड वन के साथ डांस करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। द मेन माघ बिहू इज ऑब्जर्व द नेक्स्ट डे। जो मेन माघ बिहू होता है वो उसके नेक्स्ट डे क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। तो फर्स्ट डे तो ये क्या करेंगे, उरुका और बिहू ईव होगी, आग जलाएंगे, मेजी जिसको बोलते हैं। तो मेजी क्या, फोन फायर है, और उसमें गाना गिरे बजाएंगे, ढोल बजाएंगे और अपने लव्ड वन के साथ सेलिब्रेट करेंगे। फिर जो सेकंड डे का होता है आपका, उसमें होता है कि वो मेन जो माघ बिहू होता है वो उस दिन ये ऑब्जर्व करते हैं। ये जितना भी पार्ट था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको प्लीज आप एक बार फिर से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, which organization is responsible for implementing the INROAD Indian Natural Rubber Operations for Assisted Development Project? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है इन रोड को इंप्लीमेंट करने के लिए? व्हाट इज इन रोड? इन रोड इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशंस फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट।
बड़े इजीली आप इसको क्या कर सकते हो, इसका आंसर निकाल सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन जो आपके क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया हुआ है, हिंट दिया हुआ है रबर। तो रबर देखिए किसमें है, ऑप्शन डी, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया। तो रबर बोर्ड ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है आपका जो इंप्लीमेंट करेंगे इन रोड को। इन रोड प्रोजेक्ट इन नॉर्थ ईस्ट टू बूस्ट नेचुरल रबर क्वालिटी। यहाँ पे जितनी भी खेती हो रही है ये रबर की खेती हो रही है। The Inroad Indian Natural Rubber Operations for Assisted Development project in the Northeast has received financial support of 100 crore rupees for improving the quality of natural rubber। जो आपका नेचुरल रबर होता है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट कितना दिया जाएगा, 100 करोड़ का। नॉर्थ ईस्ट के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया है आपका इनरोड। Inroad is the first of its kind project in the world in which the tire industry is contributing directly to the development of rubber plantation। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका इस तरीके का अपने आप में बहुत मतलब पहला प्रोजेक्ट है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसके अंदर जो टायर इंडस्ट्री है वो भी कंट्रीब्यूट कर रही है। आपको पता है रबर के ही तो टायर बनते हैं, तो उन्होंने बोला हमें भी अच्छी क्वालिटी का रबर चाहिए भाई, ठीक है हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो टायर इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट कर रही है इसमें डायरेक्टली ताकि अच्छे से रबर की प्लांटेशन डेवलप हो सके। इट इज फाइनेंशियली सपोर्टेड बाय 4 मेंबर्स ऑफ एटीएम में। आत्मा क्या है, ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, जिसके अंदर आपके आते हैं अपोलो, सियाट, जेके एंड एमआरएफ एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द रबर बोर्ड ऑफ इंडिया। आपने देखे होंगे सबने इसके टायर आते हैं अपोलो के, सियाट के, जेके के, एमआरएफ के, और इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है बाय द रबर बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। तो 4 मेंबर है, ये 4 के 4 मेंबर आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल सपोर्ट किसने किया है इनको, तो अपोलो ने, सियाट ने, जेके ने, एमआरएफ ने। मैं बार बार रिपीट करती हूँ ताकि आपको, क्योंकि हम जितना सुनते हैं उतना मिलान हो जाता है। With the completion of its 4th planting year, the initiative now emphasizes empowering growers through technical training and infrastructure development। तो उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग दी जाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से वहां पे प्रिपेयर किया करके दिया जाएगा ताकि अच्छे से वो ग्रो कर सकें। Okay, next question. Consider the following statements regarding the Holengapar given wildlife sanctuary। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास 3 स्टेटमेंट दिए हैं, आपने बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है द होलनगापर गिवन, जो गिवन होते हैं, द होलनगापर गिवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन असम जोरहाट डिस्ट्रिक्ट। जो होलनगापर गिवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्या वो लोकेटेड है असम के जोरहाट डिस्ट्रिक्ट के अंदर? बिल्कुल हाँ, वहीं पे है। द हुलॉक गिवन इंडियाज ओनली एप स्पीशीज इज फाउंड इन दिस सेंचुरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हुलॉक गिवन है वो इंडिया की इकलौती एप की ऐसी स्पीशीज है जो इस सेंचुरी में पाई जाती है। कहाँ पे? होलनगापर गिवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कहाँ पे है आपके असम के अंदर है। असम में भी वो कहाँ पे आपके जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में। आप सबने एक चीज नोटिस की है, नॉर्थ ईस्ट में जो सबसे ज्यादा जो न्यूज में रहता है वो है आपका असम। तो इसलिए ना असम को अच्छे से पढ़ा करो। अगर आपको कभी भी टाइम लगता है तो मतलब स्पेशली कोई भी आप यूट्यूब पे चले जाइए किसी चैनल पे, तो असम को वहां से मतलब रीड किया करिए क्योंकि वहां का कल्चर बहुत ही ज्यादा रिच है। आपने देखा होगा व्यू का, हमने कितने डिटेल में पढ़ा, 3 टाइप के व्यू वहां पे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी जो मिक्स हेरिटेज है वो यहाँ पे है ना, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट है द भोगदोई रिवर फ्लोज थ्रू द सेंचुरी क्रिएटिंग अ वाटरलॉग्ड रीजन। तो जो भोगदोई रिवर है वो फ्लो करती है सेंचुरी से और वो क्रिएट करती है एक वाटरलॉग्ड रीजन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ये भी आपके लिए न्यू रिवर होगी भोगदोई रिवर। तो आपको पता होना चाहिए जो होलनगापर गिवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो असम में है और कौन सी रिवर वहां फ्लो करती है इस सेंचुरी में, वो है आपकी भोगदोई रिवर। ये आपको लर्न करना है, यहां से आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन आएगा। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये है आपकी गिवन होलनगापर गिवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। कंट्रोवर्शियल ड्रिलिंग अप्रूव्ड इन होलनगापर गिवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको क्वेश्चन आएगा बिकॉज ये न्यूज के अंदर इतनी बनी हुई थी क्योंकि ये जो आपकी सेंचुरी है यहाँ पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी देखने को मिली है, उसके बारे में हम समझेंगे। The Centre's Wildlife Panel has approved a proposal to carry out oil and gas exploration in the eco-sensitive zone, जिसको ESZ बोलते हैं या ESZ भी बोलते हैं। आपको पता, पहले हम पढ़ते थे ABCZ तक, अब हम बोलते हैं A to Z, तो Z को हम Z बोलते हैं। तो इको सेंसिटिव जोन ऑफ द
होलन गापर गिवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन असम्स जोरहाट डिस्ट्रिक्ट। तो असम के अंदर जो आपकी जोरहाट डिस्ट्रिक्ट है और वहां पे जो आपकी होलन गापर गिवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पे एक अप्रूवल दिया गया है जो भी ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन के लिए वहां पे जो ये डिक्लेयर किया हुआ था इको सेंसिटिव जोन। आपको पता है कि जो भी इको सेंसिटिव जोन होता है उसका कुछ रीजन मतलब कि वो कर दिया गया होता है कि वहां पे आपने कोई भी किसी तरीके की एक्टिविटी नहीं करनी है। तो यहाँ पे कर रहे थे, तो उसके लिए बहुत टाइम से यहाँ पे कंट्रोवर्सी चली हुई थी, लेकिन फाइनली जो सेंटर का जो वाइल्ड लाइफ पैनल है उसने अप्रूवल दे दिया है, बोला कि आप फर्दर इसको कैरी आउट कीजिए। The Standing Committee of the National Board for Wildlife (NBWL), chaired by Union Environment Minister Bhupender Yadav, approved the proposal by Vedanta Group, Cairn Oil and Gas. अब आपको ये मिनिस्टर भी पता होने चाहिए हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये इन्वायरमेंट मिनिस्टर कैसे याद किए हैं, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। अगर कोई भी आपके घर में उस नाम से है तो उन्हें वो मिनिस्ट्री दे दीजिए, या कोई आपका नोन है। अब यहाँ पे नाम लिखा है भूपेंद्र यादव, तो मेरे फादर इन लॉ का नाम भी कुछ ऐसा ही है, तो मैंने उनके नाम से याद किया है। और वो बाकी में इन्वायरमेंट से बहुत प्यार करते हैं, सुबह शाम जब भी उनको मौका मिलता है वो हर वक्त प्लांट लगाते रहते हैं, और उनको हमने दी है अपने घर में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र यादव है। द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द नेशनल बोर्ड जो है आपकी वाइल्ड लाइफ की, जिसको चेयर कर रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी, और उन्होंने अप्रूव कर दिया है आपका प्रपोजल जो वेदांता ग्रुप कैरिन ऑयल एंड गैस का था, कि प्रपोजल था, बोला ठीक है फाइनल, आप कोई नहीं, आप करिए इसे। Exploration at the site would only be for identifying hydrocarbon reserves. Any extraction, if reserves were discovered, would be carried out from outside the ESZ. तो इसमें पूरा किया जाएगा, इस साइट को एक्सप्लोर किया जाएगा और वहाँ पे हाइड्रोकार्बन रिजर्व के ऊपर काम किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा। अगर किसी तरीके की एक्सट्रैक्शन होती है तो रिजर्व्स होंगे, डिस्कवर किए जाएंगे और उनको ESZ वाले जोन से निकाल दिया जाएगा। The Hoolok given, India's only ape species, is found in Holengapar given sanctuary. जो आपको ये एप दिख रहे हैं ना, ये वाले एप सिर्फ और सिर्फ इसी सेंचुरी में पाए जाते हैं, होलनगापर गिवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। और क्या नाम है इनका? हूलॉक गिवन। लॉक कर देते हैं, इनसे बच के जाना जब भी आप वहां जाओगे होलनगापर में। देखो नाम भी कैसा है, हूलॉक H से, और सेंचुरी का नाम भी कैसा है, H से ही है, होलनगापर गिवन सेंचुरी। तो ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हो आप। इट ऑल्सो कंटेन नॉर्थ ईस्टर्न इंडियाज ओनली नॉक्चुरल प्राइमेट द बंगाल स्लो लोरिस, और साथ में ही यहाँ पे आपके नॉर्थ ईस्टर्न का जो इंडिया का ओनली एक नॉक्चुरल प्राइमेट, नॉक्चुरल जो होते हैं जो रात में एक्टिव होते हैं, तो ऐसा प्राइमेट जो नॉक्चुरल है आपका जिसका नाम है द बंगाल स्लो लोरिस, तो वो भी यहाँ पे पाया जाता है। रिवर, द भोगदोई रिवर क्रिएट्स अ waterlogged region dominated by semi hydrophytic plants along the border of the sanctuary. जो भोगदोई रिवर है यहाँ पे ये waterlogged region बनाती है जो कि डोमिनेटेड है बाय सेमी हाइड्रोफिटिक प्लांट, है ना। हाइड्रोफिटिक प्लांट कौन से होते हैं? हाइड्रोफिटिक प्लांट वो होते हैं आपके जो क्या कहते हैं पानी में ही ग्रो करते हैं, उन्हें सॉइल की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये सेमी हाइड्रोफिटिक प्लांट है, तो ये मतलब फुली हाइड्रोफिटिक नहीं है आपके, तो वो यहाँ पे आपके भोगदोई रिवर यहाँ पे क्रिएट करती है ये रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट था ये, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पवाना रिवर। जो आपकी पवाना रिवर है उससे रिलेटेड क्या है, या पावना बोलिए या पवाना बोलिए, तो जो पावना रिवर है उससे रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, आपको बतानी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। द पावना रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। जो पावना रिवर है क्या ऑरिजिनेट करती है? वेस्टर्न घाट से। सेकेंड स्टेटमेंट है द रिवर डायरेक्टली मर्जेस विद द कृष्णा रिवर विदाउट एनी कन्फ्लुएंस। बिना किसी कन्फ्लुएंस के वो कृष्णा रिवर में डायरेक्टली मर्ज हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट है द पावना रिवर मर्जेस विद द मूला रिवर नियर पुणे। तीसरी स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि जो पावना रिवर है वो मर्ज करती है मूला रिवर के साथ। मूला रिवर में कहाँ पे? पुणे के पास। तो इसका राइट आंसर होगा आपको फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि देखिए सेकंड और थर्ड में ऑटोमेटिकली आपकी कंट्रोवर्सी आ गई, क्योंकि सेकंड में क्या बोल रहे थे कि ये मर्ज करती है डायरेक्टली कृष्णा रिवर में बिना एनी कन्फ्लुएंस के, और थर्ड स्टेट में बोल रहे हैं कि ये मर्ज करती है मूला रिवर में, तो कोई एक ही हो सकता है इसका आंसर। तो इसका आंसर है आपको मूला रिवर वाला, कि हाँ ये कौन सी रिवर में मर्ज करती है? मूला रिवर में करती है। कहाँ पे? पुणे में। पी से पावना, पी से पुणे, ठीक है, और मूला रिवर। और फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है कि ये ऑरिजिनेट होती है आपकी वेस्टर्न घाट से। अब ये न्यूज में क्यों है? पॉल्यूशन, द पॉल्यूशन इन द पावना रिवर। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे हम एनजीटी के नाम से जानते हैं, रिसेंटली डायरेक्टेड द स्टेट अपॉइंटेड रेजुविनेशन कमिटी टू कन्वेन a meeting of stakeholders to set a new timeline for implementing the action plan that would tackle pollution in the Pavna River.
जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उन्होंने रिसेंटली डायरेक्ट किया है कि जो स्टेट अपॉइंटेड रिजुविनेशन कमेटी है उसको बोला गया है कि पूरा आप बताइए, देखिए एक नए टाइमलाइन सेट करिए और इम्प्लीमेंट करिए एक्शन प्लान इसके लिए, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है, इस पॉल्यूशन को टैकल करिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। अगर कोई भी यहाँ पे आपको पता है रिवर के अंदर आपकी क्या रहती है, लाइफ रहती है, फिशेज रहेंगी या फिर और कुछ आपके लाइफ होंगी। अब थोड़ा सा पावना रिवर के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए कितना बुरा हाल कर दिया हुआ है। इट इज सिचुएटेड इन द वेस्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट इन पुणे डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपकी महाराष्ट्र स्टेट में सिचुएटेड है, वो भी कहाँ पे, वेस्ट वाली साइड में, तभी तो वेस्टर्न घाट है वहां पे। तो वेस्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट इन पुणे डिस्ट्रिक्ट। द रिवर इज अ नोटेबल रिवर क्रॉसिंग पुणे सिटी एंड डिवाइड्स पुणे सिटी एंड द पिंपरी चिंचवाड़ एरिया। जो रिवर है ये एक नोटेबल रिवर है और ये क्रॉस करती है पुणे सिटी को और डिवाइड करती है पुणे सिटी को, एंड ये डिवाइड करती है पुणे सिटी एंड द पिंपरी चिंचवाड़ एरिया को, इनको डिवाइड करती है। ये पिंपरी चिंचवाड़ एरिया भी न्यूज में रहता है काफी। ओरिजिन, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। दो तरह के घाट्स होते हैं, आपको पता ही है। इस तरीके का है हमारा प्यारा भारत, जो नीचे वाला पेनिनसुलर इंडिया है। तो ये वेस्ट वाली साइड है, तो यहाँ पे है आपके वेस्टर्न घाट, और ये ईस्ट वाली साइड है, तो यहाँ पे आपकी ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जैसे कि केरल है, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है, तो यहाँ तक ये जाते हैं आपके। The river is a notable river crossing Pune city and divides Pune city and Pimpri Chinchwad area. Origin है इसका वेस्टर्न घाट से about 6 किलोमीटर साउथ ऑफ लोनावला। तो ये ओरिजिनेट करती है वेस्टर्न घाट से, वहां पे भी कहाँ पे, अबाउट 6 किलोमीटर साउथ ऑफ लोनावला। कॉन्फ्रेंस इसका मूला रिवर में होता है, हमने देखा था पुणे सिटी के नजदीक क्या करती है, मूला रिवर जो है आपकी वहां पे ये मर्ज कर जाती है। मूला रिवर विच लेटर मर्जेस विद द मूठा रिवर। तो मूला रिवर फर्दर किस में मर्ज हो जाती है, फिर मूठा रिवर में, और वो बनाती देती है मूला मूठा रिवर। अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू द भीमा रिवर। फिर वो फर्दर किस में मर्ज हो जाती है आपकी, किस में ड्रेन हो जाती है, वो भीमा रिवर के अंदर। और भीमा रिवर है आपकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। अगर आप इसको समझोगे ध्यान से, देखिए मतलब कि ये आपकी मेन नदी है। कौन है ये है आपकी कृष्णा नदी। अब ये जो मूला रिवर है, मान लीजिए यहां से कहीं से आपकी निकल रही है ये पवाना रिवर, फिर फर्दर ये मर्ज हो जा रही है, इधर से आ रही थी मूला के अंदर, फिर मूला मर्ज हो जा रही है मूठा रिवर में, और इन दोनों का मतलब जो एरिया है वो बराबर ही है, तो इसलिए दोनों के नाम से जाने की, तो बन गई ये मूला मूठा रिवर। फिर मूला मूठा रिवर आपकी जा रही है इसमें, ये वाली रिवर समझ लो कि आपकी क्या है, ये है आपकी भीमा रिवर। अब भीमा रिवर में, और भीमा रिवर फाइनली किस में मर्ज हो जाती है आपकी कृष्णा रिवर में। तो इनडायरेक्टली क्या हुई, ये सारी की सारी रिवर किसकी हुई, ये कृष्णा रिवर की क्या हुई, ये ट्रिब्यूटरी और सब ट्रिब्यूटरी हुई। डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी हुई भीमा रिवर, बाकी मोला मूठा रिवर, मूला रिवर, पवाना रिवर, ये सब छोटी छोटी आपकी क्या हुई, सब ट्रिब्यूटरीज होगी कृष्णा रिवर की। यहाँ देख लो आप सब ध्यान से। तो ये है आपका मुंबई वाला रीजन, और यहाँ पे है पुणे। तो इस रीजन से ये इस तरीके से निकलती हैं, और यहाँ पे और डिफरेंट भी मिलेगी आपको। ये कृष्णा रिवर यहाँ पे ना तो अच्छे से बनानी है। ये वाला जो रीजन है ये है कृष्णा रिवर, ये वाली देखो, ये कृष्णा रिवर है। ठीक है, और इसके अंदर ये फाइनली क्या करेंगी आपकी भीमा, देखो यहाँ से आ रही है भीमा ऐसे करके, फिर ये जाके मिलेगी इसके अंदर। इस तरीके से भीमा यहाँ से ओरिजिनेट होती है, फ्लो करेगी ऐसे ऐसे, और इस तरीके से भीमा यहाँ पे इसमें मर्ज हो जाएगी। ठीक है, ओके। A dam is built on this river at Pavana Nagar called the Pavana Nagar Dam. तो पवाना नदी के ऊपर एक आपका पवाना नगर जगह भी है और नदी भी पवाना है, तो वहां पे जो डैम बना उसका नाम है पवाना नगर डैम। इट प्रोवाइड्स ड्रिंकिंग वाटर टू पुणे, एंड ये आपको डैम जो दिख रहा है यही डैम है आपका पवाना नगर डैम। तो आप इसको ध्यान से देख सकते हो जिससे आपको याद रहेगा। तो ये है पवाना नगर डैम, पवाना नगर के अंदर। इट प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू पुणे एंड पिंपरी चिंचवाड़, और ये ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता है किस किस को, पुणे को और पिंपरी चिंचवाड़ को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल
गोपा which won the ओडा कुजल अवार्ड फॉर 2024। नोवेल है एक जिसका नाम है गोपा। उसके ऑथर कौन है जिन्हें मिला है ओडा कोजल अवार्ड 2024 का? तो गोपा लिखी है आपके ऑप्शन ए के अरविंद दक्षिण ने। 4 ऑप्शन दिए आपके पास, के अरविंद दक्षिण, सी राधाकृष्णन, एम टी वसुदेवन नायर एंड ओ वी विजयन। आपने याद करने हैं अरविंद दक्षिण जी, ठीक है। अरविंद दक्षिण जी ने क्या लिखी है आपकी नोवेल गोपा लिखी है, और इनके लिए इनको क्या मिला है, ओडा कुजल अवार्ड मिला है। तो ये हैं आपकी अरविंद दक्षिण जी। ओडा कुजल अवार्ड फॉर के अरविंद दक्षिण novels Gopa, a novel authored by K. Arvind Dakshina, has won the Oda Kujal Award for 2024 instituted by गुरुवायूरप्पन ट्रस्ट। ये जो आपका अवार्ड है ओडा कुजल अवार्ड, इसको किसके द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया है? गुरुवायूरप्पन। तो गुरुवायूरप्पन ट्रस्ट के द्वारा इसको इंस्टीट्यूट किया गया है। इसके अंदर मिलता है 30,000 रुपए कैश प्राइस, एक सिटेशन मिलता है, विल बी प्रेजेंटेड ऑन 2 फरवरी को इनको दे दिया गया है। और कहाँ पे ये फंक्शन हुआ था? ये हुआ था महाकवि जी ऑडिटोरियम के अंदर। समस्ता केरला साहित्य परिषद प्रेसिडेंट एंड राइटर सी राधाकृष्णन विल प्रेजेंट द अवार्ड। और ये जो अवार्ड होगा ये किसके द्वारा दिया जाएगा? समस्त केरल साहित्य परिषद प्रेसिडेंट और जो राइटर हैं सी राधाकृष्णन जी, उनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है इन्हें, ठीक है। स्टार्ट, ये सिंपल सा है, बस इसको आपको लर्न करना है। अच्छा देख लेते हैं कुछ बन सकता है इसका ट्रिक। तो नोवेल है गोपा और ऑथर है आपके के अरविंद दक्षिण, गोपा अरविंद दक्षिण, और प्राइज का नाम है ओडा कुजल अवार्ड। देखिए गोपा, ओपा आ रहा है इसमें, और जो अवार्ड है उसका नाम क्या है? ओडा, ओडा से शुरू है। इसमें तो ऐसा है नहीं कि वो शॉर्ट में ओ अवार्ड लिख लेंगे, वो पूरा लिखेंगे ओडा कुजल, ओडा ओपा। तो ओपा से हो गया गोपा नोवेल और अवार्ड का नाम हो गया ओडा कुजल अवार्ड। और जिनको मिला है वो है आपके के अरविंद दक्षिण। तो दक्षिण में जाके एक नोवेल लिखा था उन्होंने, उसके लिए उनको ओडा कुजल अवार्ड मिला है। तो दक्षिण में जाके लिखा था ए अरविंद दक्षिण। बाकी अगर आपको अपने आप से कोई ट्रिक मतलब आप बना लोगे तो वो ज्यादा अच्छा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन। आपके पास 4 जो है स्पोर्ट पर्सन दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड आपको पूछा गया है क्वेश्चन। पहले हैं श्री एस मुरलीधरन, नेक्स्ट है श्री अर्मांडो एंजनेलो कोलाको, श्री सूचा सिंह, श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर, जिनके ऊपर हाल ही में मूवी भी आई थी, बहुत ही अच्छी मूवी बनी है इनके ऊपर। Who among the above has received the Dronacharya Award for Outstanding Coaches in Sports and Games Lifetime Category in 2024? हमने बहुत अच्छे से अवार्ड्स पढ़े थे कि किन्हें खेल रत्न मिला है, और उसके बाद हमने पढ़े थे अर्जुन अवार्ड, उसी में से हमने पढ़ा था द्रोणाचार्य अवार्ड। अब इन्हें दे दिया गया है, तो इनमें से 4 पर्सन है, किसे दिया गया है? द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? जो भी कोच होते हैं उन्हें दिया जाता है। तो ये मिला है आपका श्री एस मुरलीधरन जी को और श्री अर्मांडो एंजनेलो कोलाको जी को, ठीक है, इन्हें मिला है ये। और कौन देते हैं ये अवार्ड? हमारे राष्ट्रपति जी देते हैं, और अभी प्रेजेंट में हमारे राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। तो उन्होंने कन्फर किए नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024। द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेज इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स 2024 लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया जाता है, पूरी जिंदगी जिन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया इस फील्ड में। तो वो हैं आपके श्री एस मुरलीधरन, ये बैडमिंटन के कोच हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो फोटो भी लगी है ये श्री एस मुरलीधरन है और ये बैडमिंटन के कोच हैं। और दूसरे हैं आपके श्री अर्मांडो एंजनेलो कोलाको, ये हैं आपके फुटबॉल के कोच। तो आप फोटो ध्यान से देखना जिससे आपको भूलेगा नहीं। तो कोलाको जी क्या खेलते हैं? ये फुटबॉल। तो ये फुटबॉल वाले जो है उनको क्या करते हैं? ट्रेनिंग देते हैं, कोच कर रहे हैं उनके। The Khel Ratna is India's highest supporting honor in the National Sports Awards given annually by India's Ministry of Youth Affairs and Sports. आपको पता है कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में जो सबसे हाईएस्ट ऑनर होता है खेल के क्षेत्र में वो होता है हमारा खेल रत्ना, ध्यानचंद जी के नाम पे जो आपका खेल रत्ना अवार्ड मिलता है। और इस बार ये मिला 4 को।
कौन कौन से थे? एक तो आपके मनु भाकर थे, हरमनप्रीत सिंह थे जो कि आपके किस फील्ड से हैं? हॉकी के हैं। और मनु भाकर क्या खेलती हैं आपकी? वो शूटर हैं। और उसके बाद गुकेश जी जो चेस वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं इस बारी। और पैरा एथलीट आपके प्रवीण कुमार। तो ये सेरेमनी हुई थी आपकी 17 जनवरी को, और जिसमें नए अवार्ड दिए गए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और 2021 में इसका नाम चेंज हुआ था। पहले इसका नाम क्या था आपका? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और ध्यानचंद कौन है? ये हॉकी खेलते थे और हॉकी का जादूगर भी इन्हें बोला जाता है। ये हम पहले भी कर चुके हैं। नेम ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन डिसिप्लिन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न रेसिपिएंट। ये फोटोज भी देख लो। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे जो फीमेल है ये आपके मनु भाकर हैं, शूटर हैं। दूसरे नंबर पे हैं आपके हरमनप्रीत जी। तीसरे नंबर पे हैं आपके प्रवीण कुमार। और चौथे नंबर पे हैं आपके गुकेश। साथ में ये भी बताया है, हमने अच्छे से कर लिया ये। मुझे नहीं लगता बार बार इसको रिपीट करने की जरूरत है। थोड़ा सा देख लेते हैं। हरमनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कैप्टन है ये, और इंडियन हॉकी टीम को इन्होंने लीड किया था। और जो आपका 2024 के अंदर पेरिस में ओलंपिक हुए थे उसमें ये लेके आए थे भारत के लिए। इनकी जो टीम है क्या लेके आई थी? लगातार दूसरी बार ब्रॉन्ज मेडल। एंड मनु भाकर फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी थी जिनको ओलंपिक मेडल के अंदर शूटिंग के साथ पहली बार हुआ था कि 2024 के ही अंदर वो दो मेडल लेके आई थी। दोनों मेडल ब्रॉन्ज थे, लेकिन सिंगल कैटेगरी में भी लेके आई थी और डबल में उनके पार्टनर कौन थे? सरबजोत सिंह। गुकेश अभी इनको 2024 में वर्ल्ड चेस चैंपियन, बहुत ज्यादा आपको पता है इतनी रील्स बनी थी इनकी, चाहे आप यूट्यूब खोलिए चाहे आप इंस्टा खोलिए, हर जगह गुकेश जी छाए हुए थे। तो डी गुकेश 18 साल के हैं ये आपके, वॉज क्राउंड इन द 2024 वर्ल्ड चेस चैंपियन इन सिंगापुर, और ये यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गए हैं एंड ओनली द सेकंड इंडियन आफ्टर विश्वनाथन आनंद टू विन द टाइटल। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट इंडियन कौन थे जो वर्ल्ड चेस चैंपियन बने थे? वो थे हमारे विश्वनाथन आनंद जी, और उसके बाद अब ये दूसरे बने हैं। मतलब कि दो ही इंसान हैं हमारे इंडिया की तरफ से जो आपके वर्ल्ड चेस चैंपियन रहे हैं। पैरा एथलीट प्रवीण कुमार, इन्होंने ये गोल्ड लेके आए थे। और ये क्या आपके हाई जंपर, कौन सी कैटेगरी में? T64 कैटेगरी पूछी जाती है। ये ध्यान रखना, अगर आपसे पैरा एथलीट आपको जो इंपॉर्टेंट होंगे ना वो लर्न करने हैं, और उसमें उनकी कैटेगरी भी याद रखनी है। T64 की जगह T65 कर देंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो T64 कैटेगरी थी इनकी, और इन्होंने रिकॉर्ड किया था जंप 2.08 मीटर, सेटिंग ऑन न्यू एशियन रिकॉर्ड भी बनाया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूएस स्टेट्स गवर्नर साइंड अ बिल डेजिग्नेटिंग अक्टूबर एज हिंदू हेरिटेज मंथ? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यूएस आपको पता है कि एक देश तो है, लेकिन वो कैसा देश है? वो स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट थे, उन्होंने मिलके बोला हम ना एक कंट्री बनाते हैं, तभी तो उसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। मतलब कि स्टेट्स को यूनाइट करके एक पूरा बन गया आपका अमेरिका, एक कंट्री। ठीक है, अब इंडिया है, इंडिया तो अपने आप में क्या था? यूनाइट था। फिर फर्दर उसके अलग अलग स्टेट बने। पहले तो वो एक ही था, भारत मतलब भारत, छोटे छोटे एरिया थे, लेकिन जो ये स्टेट बने ये बाद में बने हैं। लेकिन यूएस ऐसे नहीं है। यूएस कैसे बना है? डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ने मिलके बोला हम एक कंट्री बनाते हैं मिलके, तो उन्होंने बना दी। तो उसी में से पूछा जा रहा है आपसे कि यूएस स्टेट का कौन सी, मतलब आपका कौन सी एरिया, कौन से स्टेट का आपके गवर्नर है जिन्होंने एक बिल साइन किया है, और उस पर उन्होंने बोला है कि अक्टूबर का जो मंथ होगा उसको हम हिंदू हेरिटेज मंथ के तौर पे क्या करेंगे? हम उसको डेजिग्नेट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है आपका, ऑप्शन 4 दी है, ओहियो, कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यूयॉर्क। इसका ऑप्शन ए, ओहियो। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हिंदू हेरिटेज मंथ होगा। कौन सा होगा ये भी ध्यान रखना है, अक्टूबर। ओ से ओहियो, ओ से अक्टूबर, सिंपल सा है, याद हो जाएगा आपको। ओहियो के गवर्नर माइक डिवाइन हैज साइंड अ बिल टू डेजिग्नेट अक्टूबर एज हिंदू हेरिटेज मंथ इन द यूएस स्टेट। ठीक है, ओ से ओहियो, ओ से अक्टूबर। इस तरीके से बहुत सारे स्टेट्स हैं, इन्होंने मिलकर बनाया है आपका यूएस से। और ओयो का फर्स्ट ऑफिशियल हिंदू हेरिटेज मंथ होगा आपका अभी अक्टूबर 2025, जो भी आएगा अक्टूबर, क्योंकि भी इसी ईयर हुआ है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज अनाउंस्ड एन इंक्रीज इन द रिवॉर्ड फॉर गुड स्मार्टिंस आपके असिस्टिंग रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। व्हाट इज द न्यू रिवॉर्ड अमाउंट?
तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, हमने पढ़ा था ना ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, ट्रांसपोर्ट क्या होती है, गाड़ियां सड़क पे चलती है ना गड़ 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 करके, तो गडकरी जी हमारे क्या है, यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। उन्होंने अनाउंस किया है कि जो आपकी गुड स्मार्टन्स होंगे उनको वो एक रिवॉर्ड देंगे, ताकि वो जो रोड विक्टिम्स होंगे उनको क्या कर सके, वो असिस्ट कर सके। नहीं तो लोग भाग जाते हैं, हेल्प नहीं करते हैं। तो अगर उनको इस तरीके का कुछ आप रिवॉर्ड दोगे तो वो क्या करेंगे, लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो वो क्या है आपका नया रिवॉर्ड अमाउंट, वो है आपका 25,000, 25,000, ऑप्शन सी 25,000, ठीक है। नितिन गडकरी अनाउंसेस इंक्रीज इन द रिवॉर्ड फॉर दोज हेल्पिंग एक्सीडेंट विक्टिम। अगर मैं या आप कोई भी हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमें 25,000 हेल्प मिलेगी, मतलब की रिवॉर्ड मिलेगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी हैज अनाउंस्ड एन इंक्रीज इन द रिवॉर्ड फॉर दोज हु हेल्प आउट विक्टिम्स इन अ रोड एक्सीडेंट। एज पर रिसेंट डेवलपमेंट्स द गवर्नमेंट विल इंक्रीज द रिवॉर्ड फॉर गुड स्मार्टन्स helping accident victims by 5 times to Rs 25,000. Currently, the reward for good smartens is only 5,000. सिर्फ 5,000 दिया जाता था, है ना। 5,000 में कौन किसी की हेल्प करेगा, नहीं करते होंगे। वैसे तो 5,000 भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इन्होंने सीधा डायरेक्टली क्या कर दिया, 5 गुना बढ़ा दिया। तो अब कितना मिलेगा, 25,000। ये याद रखना, आपने पहले कितना दिया जाता था, 5,000, अब कितना दिया जाएगा, 25,000। The revision will be applicable on national and state highways as well as district, city and ग्राम पंचायत रोड। अब ये कहाँ पे हो सकता है आपका, जैसे कि नेशनल, स्टेट हाईवेज एज वेल एज जो आपकी डिस्ट्रिक्ट हैं, सिटी हैं और जो आपकी ग्राम पंचायत हैं वहां पे, ठीक है। वैसे तो बिना पैसों के भी मतलब हेल्प करनी चाहिए, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, बट कुछ लोग होते हैं जो नहीं करते हैं, तो उनके लिए फिर रिवॉर्ड काम आ जाएगा। क्या पता रिवॉर्ड के लालच में ही किसी की हेल्प कर ले, है ना। Okay. First launched in October 2021, the aim of this scheme was to reward the person who saved the life of a victim of a fatal accident by administering immediate assistance and rushing to hospital trauma care center within the golden hour, first hour of the accident to provide medical treatment. ये देखो आपकी जो हेल्प भी कितनी बोला है इन्होंने, 1 घंटे के अंदर अंदर करनी है, गोल्डन आवर के अंदर। फर्स्टली ये लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2021 के अंदर। अच्छा, इसका एम था स्कीम का कि जो भी इंसान किसी दूसरे की क्या करता है, जान बचाएगा। बहुत खराब खराब से एक्सीडेंट होते हैं और लोग ना छोड़ के भाग जाते हैं, कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, क्योंकि वही बोल सकता है आप इंसानियत नाम की चीज ही नहीं रही है। लेकिन ऐसा नहीं, सब नहीं होते एक जैसे, लोग बहुत लोग करते भी हैं हेल्प। तो फिर अगर इस तरीके का कोई भी एक्सीडेंट होता है, आप किसी भी तरीके का एक्सीडेंट होता है और आप किसी की हेल्प करते हो और विद इन द गोल्डन आवर, गोल्डन आवर कौन सा होगा, 1 घंटा, 1 घंटे के अंदर आपने उनको क्या करना है, मेडिकल ट्रीटमेंट देना है, मतलब हॉस्पिटल तक पहुंचाना है। द गवर्नमेंट वुड नाउ कवर हॉस्पिटल एक्सपेंसेस ऑफ अप टू Rs 1.5 lakh फॉर द फर्स्ट 7 days ऑफ द पीपल इंजर्ड इन एक्सीडेंट। ये हमने कब पढ़ा था, कल परसों ही हमने ये पढ़ा था कि आपका अभी जो नई स्कीम आई है उसके तहत बोला गया है, कहीं पे भी किसी भी तरह का रोड एक्सीडेंट होता है तो 7 दिन के अंदर अंदर अगर आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हो तो पर पर्सन कितना दिया जाएगा, 1.5 लाख का कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा। लेकिन वहां पे कंडीशन थी आपके फर्स्ट 7 days। हु इज गुड स्मार्टेड, हु इज गुड स्मार्टिन? Good Samaritan is a person who, in good faith, without expectations of payment or reward, and without any duty of care and special relationship, voluntarily comes forward to administer immediate assistance or emergency care to a person injured in an accident or crash, an emergency medical condition or emergency situation. कौन हो सकता है? वही हो सकता है जो बिना किसी लालच के, बिना किसी मतलब की रिश्ते के किसी की मदद कर रहा है। और कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कोई क्रैश, कोई भी किसी भी तरह की कंडीशन है, लेकिन हम किसी की मदद कर रहे हैं, तो वो एक अच्छा स्मार्टिन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केमिकल इज कॉमनली फाउंड इन पिंक फायर रिटार्डेंट यूज फॉर वाइल्ड लाइफ कंट्रोल? कौन सा केमिकल है जिसका कॉमनली, जिसको उसके अंदर कौन सी फायर होती है, पिंक फायर, तो पिंक कलर की निकलती है, फाउंड इन पिंक फायर रिटार्डेंट यूज फॉर वाइल्ड लाइफ कंट्रोल। जो पिंक कलर की फायर निकलती है उसके अंदर कौन सा केमिकल कॉमनली यूज किया जाता है अगर वाइल्ड लाइफ कंट्रोल करना हो हमने, तो वो है आपका अमोनियम पॉलीफॉस्फेट। कौन सा है वो, अमोनियम पॉलीफॉस्फेट। जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तब आप ना डायरेक्ट आंसर के ऊपर जाया करो, फिर बाद में जब आप मतलब कि अपने आप से प्रिपेयर करते हो तब आप चारों ऑप्शन पढ़ लिया करो, क्योंकि कभी होता है कि हम चारों स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट होगी तो पढ़नी पड़ेगी, लेकिन अगर इस तरीके का तो कोशिश करना कि जो आपका करेक्ट आंसर है उसके ऊपर फोकस करना है आपने, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ताकि आपको वही याद हो। ऐसा ना हो आपने पोटेशियम क्लोराइड भी पढ़ा था, सोडियम बाइकार्बोनेट भी पढ़ा था और अमोनियम भी पढ़ा था और एग्जाम में 50-50 हो गया,
वैसा नहीं होना चाहिए। तो अमोनियम पॉलीफॉस्फेट ये पाया जाता है आपका उसके अंदर। व्हाट इज पिंक फायर रिटार्डेंट? आप देख सकते हो इस तरीके का ये पिंक फायर रिटार्डेंट होता है और इसके अंदर होता है आपका अमोनियम पॉलीफॉस्फेट। एज मल्टीपल वाइल्ड फायर्स कंटिन्यू टू टॉर्च सर्दर्न कैलिफोर्निया, आपको पता है ना अभी यूएस के अंदर कैलिफोर्निया में आग लगी थी जिसमें बहुत लोगों के घर चले गए, बड़े बड़े जो वहां के सेलिब्रिटी थे इवन उनके भी घर जल गए थे। As multiple wildfires continue to torch Southern California, authorities are using planes to drop a large amount of bright pink fire retardant to curb the blaze, ताकि उसको वो कंट्रोल कर सके। तो उन्होंने इस तरीके की ब्राइट पिंक फायर रिटार्डेंट को क्या किया था, वहां पे फेंका था, ड्रॉप किया था। टिपिकली इट इज मेड अप ऑफ सॉल्ट। टिपिकली ये किस चीज का बना होता है? सॉल्ट का बना होता है। किस चीज का? अमोनियम पॉलीफॉस्फेट which does not evaporate easily like water and stays for longer। इसकी खासियत क्या है अमोनियम पॉलीफॉस्फेट की? इसकी खासियत ये है कि ये इजीली इवेपोरेट नहीं होता है, जैसे पानी होता है फटाफट इवेपोरेट हो जाता है, ये जल्दी इवेपोरेट नहीं होता है, लंबे टाइम तक क्या करता है अपना असर दिखाएगा और आग को बुझाएगा। कलर इज यूजली एडेड टू द फायर रिटार्डेंट टू एंश्योर दैट फायर फाइटर्स कैन सी इट अगेंस्ट द लैंडस्केप। तो कलर यूजली क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है ताकि जो फायर रिटार्डेंट हो वो एंश्योर कर सके, आपकी जो फायर फाइटर्स हैं वो वहां पे देख सके लैंडस्केप को प्रॉपर से, कि प्रॉपर से सब जगह पे हो गया है कि नहीं हुआ है। What are the concerns? Environmental experts have said that spraying fire retardant using planes is ineffective, expensive and growing source of pollution for rivers and streams। तो कंसर्न ये है कि जो इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट है उन्होंने बोला कि इस तरीके का जो आप फायर रिटार्डेंट क्या कर रहे हो, स्प्रे कर रहे हो प्लेन्स के थ्रू, ये इनइफेक्टिव है, एक्सपेंसिव होता है बहुत ज्यादा, और ये पॉल्यूशन बहुत तेजी के साथ क्या करता है? ग्रो करता है हमारे रिवर्स वगैरह में। These toxic metals include chromium and cadmium, which can cause cancer and kidney and liver disease in humans। देखो हर चीज के ना वही है आपकी कि अगर अच्छा है तो कुछ बुरा भी उसमें मिल रहा है। तो टॉक्सिक मेटल्स भी होते हैं इसके अंदर, जैसे कि क्रोमियम और कैडमियम। और आपको पता है क्रोमियम और कैडमियम से जो कैंसर बहुत जल्दी कॉज होता है, तो जो कि कैंसर कॉज करते हैं, किडनी और लिवर डिजीज क्या करते हैं? ह्यूमन के अंदर कॉज करते हैं। तो इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट ने बोला कि ठीक है आपने ये तो कर दिया यूज, लेकिन इसके क्या है आपकी नुकसान भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इज करेक्ट? तो स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से रिलेटेड करेक्ट है। PMKSY was launched in 2020 to promote organic farming। कैसे 2020 में लॉन्च किया गया था ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। PMKSY aims to improve farm productivity, expand irrigation and ensure better water use efficiency। जो PMKSY है इसका एम है कि जो फार्म प्रोडक्टिविटी उसको इंप्रूव करना और इरिगेशन को एक्सपेंड करना और बेटर वाटर यूज एफिशिएंसी। तो यही इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिंचाई की बात की गई है तो सिंचाई में इरिगेशन वर्ड आएगा, तो ऑप्शन बी। और फार्म प्रोडक्टिविटी की बात की गई है। ओके, इसमें वैसे आपको चारों ऑप्शन पढ़नी चाहिए थी। जैसे कि थर्ड ऑप्शन है PMKSY कंसिस्ट ऑफ ओनली वन कंपोनेंट, द एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। तो ये गलत है, ओनली वन कंपोनेंट नहीं है। द पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट है, लेकिन उसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने नहीं किया है इंप्लीमेंट। आपको पता है इरिगेशन है तो कहाँ पे होगा? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आनी थी यहाँ पे, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत होगी। इसलिए आपकी जो स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट होती है आपकी, और 2020 में नहीं है, बहुत पुरानी है ये। ठीक है, तो PMKSY aims to improve farm productivity, expand irrigation and ensure better water use efficiency। न्यूज में है, द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज अप्रूव्ड 56 न्यू वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अक्रॉस 10 हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स विद अ बजट। बजट याद रखना, अपने आउटले पूछा जाता है एग्जाम में 700 करोड़ का, और 10 हाई परफॉर्मिंग स्टेट के अंदर इस प्रोजेक्ट को पूरा वो किया गया था। फिर PMKSY was launched in 2015। तो होगी ना आपकी स्टेटमेंट वो गलत, उसमें 2020 लिखा था इन्होंने, ये लॉन्च की गई थी 2015 के अंदर। टू इम्प्रूव फार्म प्रोडक्टिविटी, एंश्योर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज इन द कंट्री, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। अच्छा, अब आपको पता होता है कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है ना, उसका रेशियो क्या रहता है? जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें रेशियो रहता है आपका 60 और 40 का, मतलब 60% देगा सेंटर, 40% लगाएगा। जहां पे अगर हिमाचल के अंदर हो रही तो 40% हमारे स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी और 60% हमें मिलेगा सेंटर से। जितना भी आपका, अगर 100 रुपए है तो 100 रुपए में 60 रुपए, या 100 करोड़ है तो 60 करोड़ सेंटर गवर्नमेंट देगी, 40 करोड़ हम लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव,
कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन एट द फील्ड लेवल। पर हाँ, एक चीज और, ये ऐसा नहीं है कि सभी के लिए है, ये कुछ स्टेट ऐसे हैं आपके, फॉर एग्जाम्पल से नॉर्थ ईस्ट के, वहां पे रहता है आपका रेशो 90-10 का। उसके लिए आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कि किस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो स्टेट्स होते हैं, जो स्पेशल कैटेगरी का जिनको दर्जा दिया होता है, वहां पे आपका रेशो रहता है सिर्फ 10% लगाता है वो स्टेट या यूटी, और 90% लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन एट द फील्ड लेवल, एक्सपेंड किया जाएगा इसमें कल्टिवेबल एरिया अंडर इरिगेशन, और इम्प्रूव ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी, ताकि वेस्टेज ऑफ वाटर ना हो सके, उसको कम से कम किया जाए, पानी का वेस्टेज कम हो। दो मेजर कंपोनेंट है इसमें, हमने ऊपर उन्होंने एक ही लिखा था तो दो नहीं, इसमें एक वो सिंगल नहीं था, टू थे। एक है आपका एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, दूसरा है हर खेत को पानी, हर खेत को पानी मिलना चाहिए, कोई भी खेत छूटना नहीं चाहिए, और accelerated irrigation benefit program. In addition, PMKSY also consists of two components: per drop more crop component is being implemented by the Department of Agriculture and Farmers Welfare. और उन्होंने क्या लिखा था उसमें, रूरल, तो रूरल थोड़ी ना होगी, वहां पे कौन सी मिनिस्ट्री करेगी काम आपकी, कौन सा डिपार्टमेंट करेगा, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये आपको फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए पीडीएमसी की, ठीक है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक एक बूंद से आपकी ज्यादा क्रॉप्स हो सकती हैं। द वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट जो है आपका WDC इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, और ये जो WDC है इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस हमें पता है जब महात्मा गांधी जी वापिस आए थे साउथ अफ्रीका से, तभी 9 जनवरी को हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं आपका प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। तो स्टेटमेंट दी गई है, आपको बतानी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द 18th edition of the Pravasi Bharatiya Divas convention was held in Bhubaneswar, Odisha from 8th to 10th January 2025। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि 18th नंबर का एडिशन है प्रवासी भारतीय दिवस का। कन्वेंशन वॉज, ये कहाँ पे हुआ, भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर, ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, तो वहीं पे ये हुआ आपका 8 से 10 जनवरी 2025 के बीच में। सेकंड स्टेटमेंट है कि 2014 से जो 9 जनवरी को क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है प्रवासी भारतीय दिवस टू इंडिया टू मार्क द रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है कि हाँ वो 1915 में 9 जनवरी को आए थे साउथ अफ्रीका से वापिस, लेकिन 2014 से नहीं किया जा रहा है, तो ये गलत स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट है द प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। होम अफेयर का क्या काम है भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस में, आपको पता है प्रवासी भारतीय दिवस मतलब कि जो हमारे एनआरआई बाहर रह रहे हैं, है ना, तो उनके लिए कौन सी होगी, वहां पे तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री आनी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत होगी, तो ओनली वन। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 दिया गया, तभी ये आपका न्यूज के अंदर आया। President Draupadi Murmu conferred the Pravasi Bharatiya Samman Award to the 27 recipient at the 18th edition of the Pravasi Bharatiya Divas Convention in Bhubaneswar, Odisha on 10th of January 2025। तो 27 लोग हैं जिन्हें दिया गया प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, और 18वां एडिशन था ये प्रवासी भारतीय दिवस का। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आपको ये नहीं याद रखना कि किस किस को दिया गया है, बस ये याद रखना कि कितने जनों को दिया गया है प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, 27। द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन वॉज हेल्ड इन भुवनेश्वर, अभी अभी पढ़ा हमने, ओडिशा के अंदर हुआ 18वें नंबर का, सिंस 2003। तो स्टेटमेंट गलत होगी ना आपकी, वो 2014 से बोले थे, 2003 से शुरू हुआ है ये। 9 जनवरी हैज बीन ऑब्जर्व्ड एज द प्रवासी दिवस इन इंडिया टू मार्क द रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी टू इंडिया, क्योंकि वो 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से वापिस आए थे। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, तो कौन करेगा उसको देखेगा, एक्सटर्नल अफेयर ही देखेंगे, है ना, तो वो वाली स्टेटमेंट भी आपकी गलत थी। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेस द प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन एंड सिंस 2015 इट हैज ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर एवरी 2 years, और 2015 से बोला गया कि हर 2 साल में हम इसको क्या किया करेंगे, ऑर्गेनाइज किया करेंगे इस कन्वेंशन को। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड द प्रवासी भारतीय सम्मान टू ऑनर नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो एनआरआई होते हैं आपकी और पीआईओ होते हैं, पर्सन्स ऑफ इंडिया ओरिजिन, एंड इंस्टीट्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन established by them for their exemplary achievement in India और abroad। उन्होंने भारत के अंदर बहुत ही अच्छा काम किया और बाहर रह के भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये दिया जाता है। द विनर ऑफ द अवार्ड इज सिलेक्टेड बाय अ जूरी कम अवार्ड कमेटी, एक जूरी बनी होती है, वो क्या करते हैं, विनर्स जो होते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। द कमिटी इज हेडेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर इज द वाइस चेयरमैन ऑफ द कमेटी, और ये जो कमेटी है ये हेडेड की जाती है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए आपको, ये जो कमेटी होगी इस कमेटी के अंदर कौन कौन होंगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन होते हैं, हमारे जो राज्यसभा की कौन होते हैं, हमारे चेयरमैन होते हैं, है ना। अभी प्रेजेंट में कौन है, श्री जगदीप धनखड़ जी हैं।
आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट ऐसी पोस्ट होती है ना, सिर्फ नाम की पोस्ट होती है वो। कभी भी वाइस प्रेसिडेंट को जो भी वेतन भत्ते कुछ भी जो भी मिलता है उनको फैसिलिटी मिलती है वो कभी भी एज अ वाइस प्रेसिडेंट कभी नहीं मिलती है। वो मिलती है उनको एज ए राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे, है ना, राज्यसभा के सभापति के तौर पे। एंड मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर जो है एस जयशंकर जी, तो वो दोनों क्या होंगे आपके वाइस चेयरमैन ऑफ द कमिटी। तो हेड की करेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर क्या करेंगे, वो इस कमेटी के वाइस चेयरमैन होंगे। द अवार्ड इज कन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रवासी भारतीय। जो प्रवासी भारतीय का जो लास्ट डे होगा उस दिन क्या किया जाता है, ये अवार्ड हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं उनके द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रपति कौन है हमारी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी। तो आज के लिए काफी है इतना, है ना। थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी किसी भी तरीके की क्वेरी हो तो आप मुझे मतलब कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी जो है क्लास की जो वो व्हाट्सएप पे कोई भी इशू होगा तो वहां पे क्वेरी पूछ लेना। ओके, थैंक यू। थैंक